तो दोस्तों अगर आज के हम निफ्टी 50 के मूवमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और फिर फाइनली हमें मार्केट में लगातार एक गिरावट देखने को मिली। गिरावट क्यों हुई उसके रीज़न को डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर उसके बाद की हम बात करें तो मार्केट में एक रिकवरी भी आई। तो रिकवरी क्यों आई उसके भी रीज़न को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइनली निफ्टी ने इन द एंड जो है तो लगभग 1% के यहाँ नेगेटिव रिटर्न आज के दिन में दिए हैं। दोस्तों मार्केट में जो पैनिक बना हुआ है वो रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर के बना हुआ है, लेकिन एक ही न्यूज़ को लेकर के मार्केट बार बार सेम रिएक्शन नहीं देता है। तो आज के दिन जो मार्केट में गिरावट हुई उसका सबसे बड़ा रीजन था वो था क्रूड ऑयल प्राइसेस। एक ही दिन में आप देख सकते हैं 7 से 8% की यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस में जंप देखने को मिली है। और आज के डेट में मार्केट क्लोज होते होते ये जो प्राइस है ये $111 पर बैरल होता हुआ देखने को मिला है। अगर यूरोप की बात किया जाए तो रशिया जो है तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का, जिसकी वजह से यूरोप में काफ़ी चीप रेट में वहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैसेस अवेलेबल होती हैं। जब यूरोप इन पर सैंक्शन लगाता है तो इन रिटर्न जो है तो इनको भी कुछ इस तरीके की प्राइस हाइक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और सेम सिनारियो यहाँ पे हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस होते हैं वो सप्लाई और डिमांड पर होते हैं और यही रीज़न है कि रशिया जो है ओपेक कंट्री जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उन पर प्रेशर बना रहा है कि आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करें ताकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो थोड़े से रिड्यूस हों। लेकिन अगर ओपेक की कंट्रियां ऐसा करती हैं, प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम करती हैं, तो यानी कि इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं यूएस को फेवर कर रही हैं और ऐसा करके वो रशिया को नाराज़ नहीं करना चाहेंगी। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्यों ना ये कंट्रियां भी उन हाई प्राइसेस को एंजॉय करें। आखिर हाई प्राइसेस को तो हर कोई जो है तो एंजॉय करना चाहेगा। अगर हम सेकेंड रीज़न की बात करें तो आप देख सकते हैं यूक्रेन ने 2 दिन पहले यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जो है वो फाइल की थी ईयू को ज्वाइन करने की, और आज की डेट में यानी एक दिन पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो है वो यूक्रेन की मेंबरशिप के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर देखिए ऐसा कुछ होता है तो इसका सीधा सीधा इनडायरेक्टली मतलब ये निकाला जा सकता है कि वॉर जो है अभी और ज़्यादा एस्केलेट हो सकता है, क्योंकि यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने आर्म्स रिसोर्सेस यहाँ पे यूक्रेन को सप्लाई करने का जो है तो स्टेटमेंट दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखा रही हैं कि ये जो वॉर है ये अभी और भी ज़्यादा एस्केलेट हो सकता है और इसके इन शॉर्ट टर्म में कोई भी एंड होने के जो है तो चांसेस कम दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम वॉर रिलेटेड और न्यूज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं ये न्यूज़ भी काफ़ी नेगेटिव है। यहाँ पे रशिया होल्ड्स ड्रिल विद न्यूक्लियर सबमरीन, यानी कि ये सबमरीन में जो है तो न्यूक्लियर ड्रिल करने जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड को एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर अटैक का एक थ्रेट जो है वो सामने नज़र आता हुआ दिख रहा है। देखिए ऑल एंड ऑल जो है तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि ताली जो है वो एक हाथ से कभी नहीं बजती है। जो लोग वर्ल्ड पीस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर जब यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ था उसी समय अगर नाटो भी डिसॉल्व कर दिया जाता तो आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि ये वॉर रशिया वर्सेस यूक्रेन यहाँ पे हो रहा होता, क्योंकि नाटो को बनाने का एक ही पर्पस था, वो था रशिया के अगेंस्ट जो है कंट्रीज़ का यूनिटी में एकजुट होना। अब चलिए इसमें हम सबसे पहले शॉर्ट टर्म वाले लोगों की बात कर लें जो शॉर्ट टर्म के लिए इस मार्केट में है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उनके लिए कुछ है फिलहाल। शॉर्ट टर्म वालों के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये एक इन्वेस्टिंग जो है तो मोमेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए वॉर को लेकर के कब ये थमेगा, कब कौन सी नेगेटिव न्यूज़ आएगी, कैसी वॉलेटिलिटी रहेगी, इसके बारे में शॉर्ट टर्म में कहना बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से भी आए हुए हैं, जिनके पास 1 साल 2 साल 5 साल का यहाँ पे अगर विजन है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक, चाहे ब्लू चिप स्टॉक्स की बात करें चाहे हाई ग्रोथ स्टॉक्स की बात करें, सारे स्टॉक जो हैं एक अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर फिलहाल अवेलेबल हैं। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं एशियन पेंट्स की। आज के दिन एशियन पेंट्स में लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट 2% की गिरावट जो है बर्जर पेंट में हमें देखने को मिली। वन ऑफ द रीजन गिरावट की अगर हम बात करें तो रीजन क्लियर है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस। लेकिन वहां पे भी अगर हम बात करें तो एशियन पेंट्स में ज़्यादा गिरावट क्यों हुई, तो उसका एक और रीज़न यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो नेहा वकील हैं, डॉटर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर अभय वकील, उनको यहाँ पे डायरेक्टली जो है तो प्रमोट कर दिया गया है कंपनी में, एंड नाउ शी इज़ अ मेंबर ऑफ प्रमोटर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है तो एक फैमिली मेंबर को इस तरीके से डायरेक्ट जो है तो मेंबर ऑफ प्रमोटर बना देना, ये भी एक कहीं ना कहीं मार्केट जो है तो नेगेटिव सेंटिमेंट इस पर जरूर रिएक्ट करता है।
तो ऐसे में जब एशियन पेंट्स आपको 15% के करेक्शन पर अवेलेबल हो और बर्जर पेंट 18% के करेक्शन पर अवेलेबल हो, मुझे लगता है कि अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली है तो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज एंड द मीडियम टर्म पर्पज दिस इज द गुड पॉइंट फॉर द एंट्री। बात करते हैं यहाँ पे सीडीएसएल की। आज जो है तो लगभग 3% की तेजी सीडीएसएल में देखने को मिली है। तो देखिए, इस पर मैंने कल ही एक शॉर्ट्स बना दिया था। रीज़न ये थे कि इनके 6 करोड़ का जो एक माइलस्टोन है, 6 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट का, वो यहाँ पे इन्होंने अचीव कर लिया है और ये काफ़ी जल्दी हुआ है। आपने अगर वो शॉर्ट्स नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर चेक करें। काफ़ी अच्छी वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने वहाँ पे शेयर की हुई है और उसी को जो यहाँ पे मार्केट ने आज के दिन यहाँ पे जो है तो चीयर किया है। आज मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट था, अदरवाइज ये तेज़ी जो है आपको शायद 6 से 7% के आसपास भी देखने को मिल सकती थी। चार्ट पर अगर बात किया जाए तो 200 डेमा पे इसने जो है तो अपना सपोर्ट लिया हुआ है। फिलहाल करंट मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो कोई बुरा प्राइस नहीं है। आप यहां पे बड़े आराम से एंट्री और छोटे छोटे अमाउंट में सिप जो है करना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर मार्केट में फिर से गिरावट का ही माहौल रहा तो एक बार फिर से ये हो सकता है 200 डेमा के आसपास एक बार और अपना सपोर्ट ले ले। बाकी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है ऐसे स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए जो कि क्रूड ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन से काफ़ी ज़्यादा इम्यून ये स्टॉक है, क्योंकि ये स्टॉक जो है तो डिपॉजिटरी कमीशन से इनकी अर्निंग बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, जहां पे इनका क्रूड ऑयल से इन्फ्लेशन से कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो ऐसे स्टॉक को डेफिनेटली आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कल ये सीडीएसएल के बारे में हमने बात किया था, वरुण ब्रिवजेस के भी बारे में बात किया था और आज की डेट में आप कि यहाँ पे वरुण ब्रिवजेस में भी एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है। नो डाउट एफएमसीजी सेक्टर में काफ़ी अच्छी कंपनी है, ये मोट क्रिएट करते हैं। द ओनली फ्रेंचाइजी इन इंडिया जिनका पेप्सिको के साथ यहाँ पे टाई अप है, उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अब ना सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बल्कि उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करने वाले हैं। कुरकुरे का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने स्टार्ट करने का एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है और इसी न्यूज़ को यहाँ पे मार्केट ने चीयर किया है। इस स्टॉक को मैंने पहले भी कई बार अपने यहाँ पे वीडियो में कवर किया है। अगर यहाँ पे एनालिस्ट की आप माने तो आप देख सकते हैं लोअर साइड काफ़ी कम है इसमें 7% का, लेकिन अगर हायर साइड की बात करें एक ह्यूज अपसाइड आपको इस स्टॉक में देखने को आने वाले टाइम में मिल सकता है। वहीं आप ये देख सकते हैं 92% एनालिस्ट ने जो है तो यहाँ पे इसको कवर किया है आउट ऑफ द 14 और उन्होंने बाई की रेटिंग दी है। अगर यहाँ पे हम इसके चार्ट पैटर्न को देखें तो आप देख सकते हैं एकदम अप ट्रेंड में ये चार्ट पैटर्न मूव कर रहा है। ट्रेंड अभी भी इसका अप ट्रेंड है। एफएमसीजी स्टॉक में ऐसा अप ट्रेंड किसी भी स्टॉक में देखने को मिले तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी सारे के सारे एफएमसीजी स्टॉक जो हैं वो अंडर प्रेशर हमें देखने को मिल रहे हैं। वरुण ब्रिवजेस में तेजी का एक और कारण ये है कि चूंकि इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर सेल्स वॉल्यूम की बात किया जाए तो लगभग 77% जो वॉल्यूम है वो इनका सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक से आता है। तो यानी कि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आने वाले हैं समर और ये टाइम होता है विंटर का टाइम जब यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि समर में इनकी सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, अर्निंग्स बढ़ती है, ईपीएस इंप्रूव होते हैं। तो उसका एडवांटेज जो है तो वो वहाँ पे ट्रेडर जरूर उठाते हैं और यही रीज़न है कि आपको यहाँ पे इस स्टॉक में जो है तो तेज़ी देखने को मिल रही है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम बात करें तो 100 डेमा पे ये जो है तो एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये फिर से 100 डेमा के आसपास आता है तो आप चाहें तो उसमें एसआईपी कर सकते हैं। एफएमसीजी स्पेस से ही एक और स्टॉक की बात करें, 78% यहाँ पे बाई की रेटिंग दिया हुआ है आउट ऑफ 37 एनालिस्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर साइड जो है +11% का है और हायर साइड यहाँ पे 66% का आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर की। ये जो लेवल है 2100 का, आप इसको नोट कर लीजिए। खोने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है इस स्टॉक में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। सारे एफएमसीजी स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ को छोड़ दीजिए, जैसे नेस्ले हो गया, एक लो बीटा स्टॉक आपको देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी गिरावट तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा आप जितने भी एफएमसीजी की बात करें, चाहे मारिको हो गया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गए, आपको यहाँ हर जगह स्टॉक में जो है तो गिरावट देखने को मिली है।
और उस गिरावट के पीछे का अगर हम रीज़न जाने तो सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है क्रूड ऑयल के प्राइसेस का हाइक होना। चूंकि प्राइसेस हाइक होते हैं तो इनके रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ जाते हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़ जाते हैं, इनके मार्जिन में प्रेशर आता है और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो वहाँ पे कम होती हुई नज़र आती है। लेकिन ये जो चीज़ है ये देखिए शॉर्ट टर्म है। उसका रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रॉम लक्स टू किसान जैम हिंदुस्तान यूनिलीवर हाइक्स प्राइसेस बाई 3 to 13% इन फेब। देखिए ये जो प्राइस हाइक की न्यूज़ है मुझे खुद ध्यान है, पिछले 5-6 महीने से मैंने ऑलमोस्ट कम से कम नहीं तो 3 बार एचयूएल की ये प्राइस हाइक की न्यूज़ को मैंने कवर कर दिया है यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एचयूएल प्राइस हाइक कर रहा है, आप देख सकते हैं आईटीसी भी प्राइस को अपना यहाँ पे हाइक कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि चाहे क्रूड ऑयल के प्राइसेस कितने भी बढ़ जाएं, आप सालों से देखिए बढ़ते आए हैं, लेकिन इनके रेवेन्यू और इनके प्रॉफिट भी बढ़ते आए हैं क्योंकि इन्होंने उस प्राइस हाइक का जो बर्डन है वो कस्टमर पर पास कर दिया है। कंपनी पर उस चीज़ का कभी भी बर्डन नहीं आया है और कंपनी हमेशा प्रॉफिट मेकिंग रही है। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये सब जो फॉल हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से, तो ये सारे के सारे फॉल जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म होते हैं। कंपनी प्राइस एक बार हाइक करेगी लेकिन क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो वापस नीचे आएंगे, लेकिन कंपनी ने जो प्राइस हाइक किया है वो कभी कम नहीं करती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सर्फ एक्सेल के प्राइस जो है 2 रुपये घट गए, आप ये चीज़ें कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस ठीक है आज इतने ज़्यादा बढ़े हैं लेकिन कल वो कम भी आएंगे क्योंकि उन्होंने जो राइज दिखाया है वो बहुत ज़्यादा राइज दिखाया है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन। तो करंट मार्केट प्राइस पर अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है एक अच्छी एंट्री है, लेकिन अगर ये 2100 या उसके नीचे मिलता है तो मुझे लगता है कि वहां आपको मिलेगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहां आप बड़े आराम से रिस्क फ्री होकर के इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक। एक साल में बात करें तो रिटर्न जो है यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिलेंगे। पिछले अगर मैं यहाँ पे 5 साल की बात करूँ 100% के रिटर्न है। इस स्टॉक को कवर करने का मेरा मेन पर्पज़ ये है कि देखिए एफआईआईज की सेलिंग कंटिन्यूसली चल रही है और ख़ास तौर से जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा हो, कुछ वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाए, तो उस केस में एफआईआईज की सेलिंग और भी बढ़ती हुई हमें देखने को मिली है। उसका सिर्फ एक रीज़न ये है कि वो अनस्टेबल मार्केट से मूव होकर के एक स्टेबल इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं और ऐसा हर कोई करना चाहेगा। और यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो आपको बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिली। इस चीज़ को मैंने पहले भी कवर किया है, मुझे ध्यान है, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले भी जब मैंने एक डाटा शेयर किया था तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर किया था कि एफआईआईज अगर कहीं सेलिंग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं तो वो है बैंकिंग स्टॉक्स। और अगर कोई बैंकिंग स्टॉक ऐसा है जिसमें कोई डेंट नहीं है, जिसके प्रमोटर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें बहुत शानदार देखने को मिला है, जिसकी हिस्ट्री की बात करें तो एकदम नीट एंड क्लीन रही हो, तो वो है एचडीएफसी बैंक। इस बैंक में मुझे कभी कोई डेंट नहीं दिखा, इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे थे हैं और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में शायद रहेंगे। तो ऐसी गिरावट में ये स्टॉक मिले तो आई थिंक इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। चार्ट पैटर्न पर अगर इसके लेवल की बात करें तो मुझे लगता है 1400 के नीचे एक बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग है, लेकिन फिर भी अगर ये स्टॉक 1345 या फिर 1300 के आसपास मिले तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे वैल्यू बाइंग बनती हुई देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट ये स्टॉक अगर 1300 के भी नीचे मिल जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से मिलती है आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1300 के आसपास। मुझे डेफिनेटली लगता है कि यहाँ पे आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो यहाँ पे आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। एनालिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 12% का जो है तो वो अपसाइड देखने को कम से कम मिल सकता है, और अगर हायर की बात करें तो 62% यानी कि टारगेट जो है 2228 के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। आउट ऑफ 45 अगर हम बात करें तो 91% यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है कि आपको इस स्टॉक में बाई करना चाहिए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, जब आपके यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर जो बढ़ती है तो वो है गोल्ड। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, इक्विटी में फॉल आता है तो गोल्ड में आपको एक राइज देखने को मिलता है। और जब गोल्ड के इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आता है, मुथूट फाइनेंस, वन ऑफ द फाइनेस्ट एनबीएफसी। अगर हम यहाँ पे इनके एनपीए को भी लेकर के बात करें, बहुत सारी बातें होंगी एनपीए की, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एनपीए का उतना कुछ इशू नहीं है, क्योंकि एज अ सिक्योरिटी ये डिपॉजिट में लेते हैं गोल्ड, जिसको सेल करके ये बड़े आराम से एनपीए की रिकवरी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ इनके बिजनेस में कोई डेंट मुझे देखने को नहीं मिलता है। मैनेजमेंट बहुत शानदार है, प्रमोटर होल्डिंग बहुत शानदार है इस स्टॉक में। और अगर यहाँ पे
पे पी की बात करें तो सबसे सस्ता स्टॉक मुझे मुथूट फाइनेंस देखने को मिलता है, 15 के पी पर अवेलेबल है, जहां पे बजाज फाइनेंस के पी की बात करें तो ऑलमोस्ट 90 के आसपास हमें देखने को मिलता है। इस स्टॉक में अगर एनालिस्ट की माने तो आउट ऑफ द 17 यहाँ पे 82% एनालिस्ट ने बाई की रेटिंग दी है इस स्टॉक को। मेरे पोर्टफोलियो का भी ये स्टॉक है और यहाँ पे अगर लोअर साइड की बात करें तो 1242 का लोअर साइड है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ तक बहुत तभी आएगा जब मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। अदरवाइज ये स्टॉक जो है 1300 के आसपास बड़े आराम से यहाँ पे सपोर्ट लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1290 का एक बेहतरीन सपोर्ट आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपसाइड की बात करें तो अगेन 2200 के यहाँ पे टारगेट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं कुछ इस तरीके के क्वालिटी कंटेंट आपके सामने लाता रहूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।